सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो ये लेक्चर है ना, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आरएफओ के बारे में। किसके बारे में? आरएफओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसे कि आप हिंदी में बोलते हो वन क्षेत्र पदाधिकारी। देखो बेसिकली आरएफओ का वैकेंसी पहले ही आ चुका था, आप लोगों ने पीटी का एग्जाम दे भी दिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जो कैंडिडेट्स आरएफओ या एसीएफ, बहुत लोग चूंकि मुझे लग रहा है एसीएफ आरएफओ साथ ही साथ भरे हैं, तो और दोनों का एग्जाम में अपेयर होंगे। तो जो लोग भी आरएफओ या एसीएफ का एग्जाम दे चुके हो, पीटी का एग्जाम दे चुके हो और मेंस के लिए वेट कर रहे हो, चूंकि रिवाइज आंसर की भी आ गया है और सबको अपना अपना एक्सपेक्टेशन होगा मार्क्स का, सबने मार्क्स जोड़ भी लिया होगा। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरएफओ में कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, और मेंस में आपकी तैयारी, आप लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे होगे। सो बेसिकली अगले 30 दिन का प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपको आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या क्या आपको फॉलो करना है, मेंस आंसर राइटिंग आपको किस तरह से करनी है कि आपको इंटरव्यू में कॉल आ जाए या फिर कॉल तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है। मैंने जब अपना यूपीएससी का मेंस लिखा था तो आमतौर पे सभी लोग एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आज हम उस प्रोसेस को बताएंगे। और बहुत लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल या और भी कोई पेपर अगर ऑप्शनल पेपर रख रखा है, और उनमें चूंकि ऑप्शनल पेपर आपका आरएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं कुछ कोर्सेज भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो 30 डेज क्रैश कोर्स के नाम से है। इसमें मैं आपको बेसिकली आपका जो ऑप्शनल पेपर है, जिसमें मैंने 2 ऑप्शनल पेपर को बेसिकली पकड़ के रखा है, वो एक फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस, साथ ही साथ इंडियन जीएस के लिए भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्सेज में ला रखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं आपके आरएफओ के बारे में। जो जो स्टूडेंट आरएफओ या एसीएफ को टारगेट कर रहे हो वो इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्रैक्स के तौर पे देने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड ट्रस्ट मी, आज जो चर्चाएं होंगी, चाहे आपने तैयारी कर रखी हो, नहीं करी हो, लास्ट स्टेज में हो, प्रैक्टिस के स्टेज में हो, सारे में ये लेक्चर आपको फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, सो आइए हम डिस्कस करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमारा झारखंड, जिसका लोगो चेंज हो चुका है। अब आपको जो है, पहले ये लोगो था, अब आपको ऐसा दिखेगा। वैसे मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे था भी नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और झारखंड में एग्जाम्स भी इस रेशियो, इस सिनेरियो में होते हैं ना कि भाई एक एग्जाम पर टिक कराना किसी के लिए मुश्किल है, वो चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो। बट लेट कीप ऑल दोज थिंग्स अपार्ट, हम डिस्कस करते हैं। तो अब आपको हमारा झारखंड का लोगो ऐसा नहीं, कुछ दिन में ऐसा दिखेगा। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट, हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड और एप्पल आई स्टोर दोनों पे उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको आरएफओ के सारे कोर्सेज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। जो बच्चे लास्ट स्टेज में हैं, अगले 30 दिन की तैयारी करना चाहते हैं, कोर्सेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। सो आइए अब हम आगे बात करते हैं, अपने आरएफओ के टॉपिक पे चलते हैं कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में चीज़ें क्या क्या है, कैसी है, क्या तैयारी में हमें ध्यान देना है, मेंस के लिए आपको क्या क्या लास्ट में जो लास्ट 30 डेज का अप्रोच होता है ना, सिस्टमेटिक अप्रोच, उसको भी बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि एग्जामिनेशन आपका आसानी से निकल पाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसे कि आप हिंदी में क्या बोलते हो, वन क्षेत्र पदाधिकारी कारी। ठीक है, थोड़ी हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, सो उसको आप लोगों को देख लेना है, मिटिगेट कर लेना है। सो देखो, आरएफओ का वैकेंसी जो आया था, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया ऑलरेडी। पीटी का एग्जाम आप लोग अपीयर हो चुके हो, पीटी का एग्जाम में आप लोग सब अपीयर हो चुके हो। सो अब बचता क्या है? अब बचता है भाई पीटी में मार्क्स, जिसको आप कट ऑफ बोल लो। कट ऑफ क्या रहेगा? जिनका मार्क्स अच्छा आएगा, जो कट ऑफ से ऊपर होंगे, उनको मेंस के लिए कॉल आएगा और मेंस का पेपर लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं आप लोगों को। तो देखो, ये जो आरएफओ का एग्जाम था, वैसे आप बहुत चीज़ों को जानते हो, बट हैव सम पेशेंस। मैं 1-2 मिनट में इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर आपके मेन पॉइंट पे चलता हूँ कि मेंस की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ऑप्शनल पेपर को कैसे टैकल करना है, कितना मार्क्स आपको ऑप्शनल और इंडियन जीएस में लाना है, और तैयारी का तरीका और लास्ट 30 डेज में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए।
मॉक लगाना है, प्रैक्टिस सेट, आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है कि आपका एग्जाम निकल सके, उस पर बात करेंगे। तो देखो आपका ये जो एग्जामिनेशन ओवरव्यू जो आरएफओ का था, उसमें क्या था भाई आपका कि प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, हो चुका है 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन का एग्जाम था आपका, जिसमें से आपके इंडियन जीएस के पेपर थे, झारखंड था, झारखंड का 30 क्वेश्चन था, बाकी सबका 20 था। अब जो लोग पीटी क्लियर करेंगे वो मेंस के लिए जाएंगे, और मेंस जो होगा वो आपका टोटल 550 मार्क्स का होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, तो उसका मार्क्स मैंने नहीं जोड़ा है। तो आपका यहाँ जो 200 मार्क्स है वो आपका इंडियन जीएस का है, और बाकी आपका ऑप्शनल पेपर का है, ठीक है, सॉरी 100 ही है आपका। इंडियन जीएस जो है, इंडियन जीएस जो है आपका वो 100 मार्क्स का है, और जो आपका ऑप्शनल पेपर जो आपका ऐच्छिक विषय होगा, ऑप्शनल पेपर जो है आपका दो पार्ट में आपका लेगा, पार्ट 1 और 2, ये भी 200 मार्क्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है, और आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो है आपका 50 मार्क्स का। तो अगर हम इंटरव्यू को ध्यान से देखें तो ये कितना है आपका 50 मार्क्स का, तो 100 200 250 टोटल कितना होता है 550। तो 550 मार्क्स का आपका मेंस का रिटर्न एग्जाम होगा। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि भाई मेंस में भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, किस तरह से, तो बाकी स्टेट्स में आरएफओ के लिए कैसा कट ऑफ जाता है उसको भी देखेंगे। फिर आपका फिजिकल टेस्ट है भाई, मेंस के लिए मेन और वुमेन दोनों के लिए अलग है, 4 घंटे में एक को 25 किलोमीटर जाना है, एक को 15 किलोमीटर जाना है, आपको पता ही होगा। और 50 मार्क्स का इंटरव्यू जो मैंने अभी बता ही दिया। तो ये आपका एग्जामिनेशन का तरीका है जैसे जेपीएससी कंडक्ट करा रही है, आपको इस प्रोसेस को पास करना है ताकि आप वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में अपने आप को पा सको या देख सको, ठीक है। सो अब देखो झारखंड आरएफओ मेंस में आप लोग पीटी लिख चुके हो, तो पीटी का कट ऑफ को अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात क्या करने वाले हैं कि मेंस एग्जाम का आपका पैटर्न क्या है, क्योंकि मैं जो भी कोर्सेज अभी आप लोग के लेके आया हूँ आरएफओ में वो मेंस के हिसाब से लेके आया हूँ। मेंस के हिसाब से हमने पूरी की पूरी डिजाइन करी है, जो एक्सपर्ट फैकल्टी हमने रखा था ना वो मेंस के हिसाब से रखा है, आपको दिखेगा भी, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो देखो मेंस में कितने पेपर है आपके, तो एक तो जनरल हिंदी और इंग्लिश का पेपर है। जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, कम से कम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। सो ये क्वालिफाइंग पेपर हो गया, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज इन क्वालिफाइंग नेचर। ये 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का एग्जाम है, मतलब कम से कम आपको 30 सिक्योर करना ही होगा इफ यू वांट टू गेट क्वालिफाइड फॉर अदर पेपर, ठीक है। अब देखो जनरल स्टडीज मींस इंडियन जीएस मींस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब को अगर आप मिला लिया जाए, इन्वायरमेंटल साइंस को भी ऐड कर लेना है। इंडियन जीएस का वो भी पार्ट है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शनल पेपर भी है। तो बेसिकली इंडियन जीएस में यहाँ हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं, पॉलिटी की बात करने वाले हैं, और इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति और आर्थिक शास्त्र, ठीक है, तो इसकी बात करने वाले हैं। तो ये एक ही पेपर मिलेगा, मतलब समझ लो आपकी मात्र 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और ये चारों के चारों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चारों के चारों काफी बड़े सेक्शन है, बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपका मार्क्स कितना है, मात्र 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 आपका इंडियन जीएस को लेता है, जो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब हम ऑप्शनल पेपर 1 और 2 की बात करते हैं। देखो आपको कोई भी एक ऑप्शनल पेपर चुनना था, किसी ने इन्वायरमेंटल साइंस चुन रखा होगा, किसी ने फॉरेस्ट्री, किसी ने बॉटनी, किसी ने जूलॉजी, किसी ने मैकेनिकल और सिविल, जो भी 15 ऑप्शनल विषय आपको जेपीएससी ने दिए थे, आपको किसी एक को चुना और उस सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको सारे एग्जाम्स लिखने हैं। क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान या फॉरेस्ट्री की बात करने वाला हूँ, तो इन दोनों को मैंने, चूंकि कोर्सेज भी इन्हीं दोनों के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, तो जो लोग कम से कम इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री लिए उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हाई प्रायोरिटी एरिया, सब्जेक्ट, टॉपिक्स, इनके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो जो भी आप ऑप्शनल पेपर लोगे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 200 मार्क्स होगा, ये 3-3 घंटे का एग्जाम होगा। चूंकि क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है, तो 200 200 100 और ये इंटरव्यू 50 मार्क्स का, टोटल 550 में आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है कि 550 में आप कितना मार्क्स लाओगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। देखो बहुत सारे स्टेट में ना एग्जाम्स, आरएफओ के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, लेकिन जेपीएससी ने इसे सब्जेक्टिव बना रखा है, ठीक है। एसीएफ जो है वो सभी जगह सब्जेक्टिव है, लेकिन आरएफओ मैक्सिमम स्टेट में ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, लेकिन झारखंड में आपको सब्जेक्टिव देना पड़ रहा है। भाई झारखंड की जो सरकार है, महानतम सरकार है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, सो आपको भी इतना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो आरएफओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरएफओ का आएगा वो लगभग ऐसा है
कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आमतौर पर आप देखना कि अगर स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम है तो उसमें ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी कट ऑफ, पीटी का कट ऑफ लगभग एक ही होता है। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस पड़ सकता है या लगभग एक होता है। आप ऐसा जेपीसी का ट्रेंड देखोगे, अगर आप सही से एनालाइज कर रहे हो जेपीसी जो एग्जाम्स ले रहा है उसको, तो हमें जो लग रहा है वो है पीटी का कट ऑफ लगभग 95 प्लस माइनस 5 कर लो इसको, ठीक है। वैसे ही आप जब एससी के लिए देखोगे इसको आप 90 प्लस माइनस 5 कर लो, और एसटी के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप इसमें भी 85 प्लस माइनस 5 कर लो। ये देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि रिवाइज आंसर की आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स मेरे से इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए थे, और फर्स्ट ही से कहने का मतलब आरएफओ में कुछ लोगों को मैंने गाइड करा था, और फिर बहुत सारे लोगों के बोलने पे मैंने ये कोर्सेज को लॉन्च करा है, ठीक है। बहुत तो नहीं बोलूँगा, पर जितने स्टूडेंट्स मेरे से एसोसिएटेड थे उनको चाहिए था, क्योंकि मार्केट में कोर्सेज उपलब्ध नहीं उस तरह से। और इनफैक्ट क्या हुआ कि जेपीसी ने आपको टाइम भी नहीं दिया सही से। एक्चुअली क्या है, झारखंड में कैलेंडर फॉलो नहीं होता है। अब कैलेंडर नहीं फॉलो होने की वजह से अगर आप एसीएफ का सिलेबस देखते हो ना, बहुत ब्रॉड है, फॉरेस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है, खासकर आरएफओ में छोटा है, एसीएफ में बहुत बड़ा है। भाई उसके लिए कम से कम 6 से 8 महीना कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए, तब आप उस ऑप्शनल पेपर में अपनी पकड़ बना सकते हो। चलिए उस पर बाद बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आरएफओ का जो एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना जाएगा, लगभग 95 प्लस माइनस 5 ये रहने वाला है। एससी के लिए 90 प्लस माइनस 5 ये रहने वाला है, और एसटी के लिए 85 प्लस माइनस 5 ये रहने वाला है। बाकी बहुत लोगों ने अपना कट ऑफ दिया हुआ चैनल पे, पर मुझे लग रहा है कि प्रिसाइज कट ऑफ यही जाना चाहिए, ठीक है। अब मेंस की कट ऑफ की बात करनी है, तो पहले मेंस को देखते हैं कि बाकी स्टेट में कट ऑफ का क्या सीन है उसको समझते हैं, फिर मेंस पे हम आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये एक कंपैरेटिव कट ऑफ है, मैंने एक कंपैरेटिव कट ऑफ एनालिसिस निकाला है लास्ट 3 साल में कुछ स्टेट्स का, कि भाई जहां जहां आरएफओ का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हुआ है वहां पे मेंस का फाइनल कट ऑफ क्या रहा है। लगभग 3 साल के रेस में मैंने कंपटीटिव कट ऑफ आपके लिए निकाल कर लाया हूँ, एक एनालिसिस करके लाया हूँ। तो इसको आप ध्यान समझना, ताकि आप मेंस में जब एग्जाम में अपीयर हो तो आपको कम से कम इतना मार्क्स लाने का प्रयत्न करना ही है, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो देखो मैंने झारखंड आरएफओ के लिए कट ऑफ निकाला है पहले, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी की। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने जब आरएफओ का एग्जाम लिया था, उत्तराखंड का बात करेंगे, और ये यूपीएससी जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो मैंने उसको भी लाया है, जिसमें आप ये कंपेयर कर पाओ कि स्टेट में और सेंटर में जो एग्जाम्स है उसके बीच में कट ऑफ कितना डिफरेंस जाता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी लिख रहे होंगे, आईएफएस लिख रहे होंगे, और वो लोग अपीयर हो रहे हैं झारखंड आरएफओ के लिए। सो इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उत्तर प्रदेश को अगर आप देखते हो ना, तो 2024 में टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, और 60 से 65% जो था वो जनरल का कट ऑफ था। ये किसका कट ऑफ है, जनरल का। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आरएफओ का एग्जाम ली थी उसमें जनरल का कट ऑफ कितना गया था, 60 to 65% गया था। जो रिजर्व सीट्स है उसका कट ऑफ 50 से 55% था, ठीक है। और कंपटीशन भी हायर साइड में था, ठीक है। आप देख सकते हो ना कि 60-65% जा रहा है। अगर पीसीएस या यूपीएससी ऐसे एग्जाम में अगर 60 और 65% कट ऑफ आपका जा रहा है, तो आप समझो कि एग्जाम में कंपटीशन एक लेवल का हुआ है, काफी अच्छे कैंडिडेट्स बैठे हैं उस एग्जाम को टैकल करने के लिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हो तो यहाँ जो 60-65 था ये जनरल के लिए 58 to 63 तक चला जाता है। रिजर्व सीट्स 50 to 54% में है। तो भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कंपटीशन, आरएफओ का सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे हाई है। उत्तराखंड में थोड़ा कम है। अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 50 से 55% कट ऑफ जाता है, और रिजर्व सीट्स के लिए 45 से 50% का। तो हम बेसिकली किससे कंपेयर करेंगे, हम स्टेट से कंपेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखते हैं, और आपका जो नेबरिंग स्टेट है, मैंने सबका डाटा तो एक साथ यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, पर अगर आप छत्तीसगढ़ को भी देख लोगे, बिहार को भी देख लोगे ना, देखो बहुत जगह एग्जामिनेशंस ना ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो जब दो नेचर के एग्जाम होते हैं ना, जैसे आरएफओ मैंने बोला कि बहुत स्टेट आपका क्या ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम लेता है, तो वहां थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिसिस मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्जाम में कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव में आते हो ना, तो कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता है।
तो झारखंड आरएफओ के लिए मुझे जो लगता है कि जो आपका 550 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें कि आपका 100 इंडियन जीएस है और ऑप्शनल पेपर आपका 400 मार्क्स का, 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो 55 से 60% झारखंड में कट ऑफ जाना चाहिए। मेंस का कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे जो लगता है वो लगभग 55 to 60% जाना चाहिए जनरल के लिए। बाकी रिजर्व सीट्स के लिए 48 से 52%। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मतलब अब आपको जो लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको जो तैयारी करनी है 550 मार्क्स का जो एग्जाम होगा मेंस में, उसमें कम से कम कितना लाना है, 55 से 60% मार्क्स आपको लाने हैं, तब आप एग्जामिनेशन मेंस का एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करोगे। इट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, और रिजर्व वालों को लगभग 48 से 52%। ओके, तो अगर मैं यहां लिख दूं तो भाई जनरल के लिए मैंने कितना बोला, 55 से, सॉरी यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, हाँ सॉरी 55 से 60% ही है, और रिजर्व सीट्स के लिए 48 से 52%। मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाना चाहिए मेंस में। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, यू मेक श्योर कि आप इतना % मार्क्स ला सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, आप लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको 20 क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन झारखंड से था। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया था कि जो लोग प्रीलिम्स निकाले हैं, ठीक है, या जो लोग प्रीलिम्स निकालने वाले हैं, उसको कितना वेटेज देना था। क्योंकि अब रिजल्ट नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो 30 क्वेश्चन झारखंड से आ रहे थे, तो आपको ज्यादा वेटेज कहाँ देना था, झारखंड को देना था। तो ये बेसिकली एक वेटेज डायग्राम है। ठीक है, ये आपको बता रहा है झारखंड का। ये थोड़ा स्लाइड को मैं ऊपर करता हूँ, एक सेकंड को। चलो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये झारखंड में आपका, आप देख रहे हो ना, ये जो कर्व है आपका, ये जो सर्किल है, इसमें चूंकि झारखंड 30 क्वेश्चन पूछता है, बाकी आपका 20 हो गया ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, करंट अफेयर का, ये भी 20 है। और फिर आपका बच गया क्या, तो जो आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा कुछ, जनरल साइंस जिसको आप बोल रहे हो। तो ये झारखंड के लिए हो गया, ये आपका हो गया ज्योग्राफी के लिए, दिस फॉर पॉलिटी, दिस फॉर हिस्ट्री, दिस फॉर इकोनॉमी, दिस फॉर करंट अफेयर, और दिस फॉर जनरल साइंस। ठीक है, तो मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से बनाया। आपको जो आपने जो पढ़ाई करी होगी, जब आरएफओ का आप एग्जाम दे रहे होगे, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी दिखा होगा कि भाई अगर आपने झारखंड को अच्छा वेटेज दिया होगा, ज्यादा क्वेश्चन आपने झारखंड के हिट करे होंगे, तो पीटी में सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिलहाल इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप सब पीटी लिख चुके हो। तो आइए अब हम बात करते हैं, मेंस की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग करनी कैसे है, ताकि आप सबके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि मेंस में आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल दिला सके। देखो, मैंने ऐसे बताया कि आपका आरएफओ में क्या है, एक इंडियन जीएस का पेपर है, जो मात्र एक पेपर है। आपको 4 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिसमें मात्र आपको 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आरएफओ के लिए, एसीएफ के लिए भी आप सेम मान सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शनल पेपर। अगर आप जो भी ऑप्शनल पेपर रखे हो, अगर उस पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो भाई सिलेक्शन आपका ज्यादा चांस है कि हो ही जाएगा। बिकॉज आरएफओ और एसीएफ में ऑप्शनल पेपर जो डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है, खासकर आरएफओ के लिए तो पक्का बनने वाला है। तो जो लोग भी ऑप्शनल पेपर अपना जो भी चुन के रखे हो, उसमें आपका कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखना है, जितना वर्ड लिमिट है, टाइम है, उसके साथ मिला के लिखना है। और ऑप्शनल पेपर आपको अच्छा लिखना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बिकॉज देखो 100 मार्क्स का इंडियन जीएस है, एवरेज मार्किंग आपको इंडियन जीएस के पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। मैं जो अपना यूपीएससी का मेंस लिख रहा था, मुझे भी सेम मिला। तो देखो इंडियन जीएस में आप अपने कॉम्पिटिटिव जो पार्टनर होंगे या को स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगभग इंडियन जीएस में एक ही तरह के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें सारे लोग का प्रिपरेशन का लेवल एक होता है, लेकिन ऑप्शनल पेपर में डिफर कर जाता है। आप सोचो जिसने फॉरेस्ट्री रख रखी है, सिलेबस काफी बड़ा है। अब बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होनी चाहिए। विद इन टाइम लिमिट आपको, विद इन वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, बॉडी, कोर, डिमांड, कंक्लूजन, सब कुछ शो करना है और उतने सारे क्वेश्चंस को लिखने होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट्स, डाटा, स्कीम्स, रिपोर्ट्स आपको सब याद होनी चाहिए, ताकि आप अपने मेंस में अच्छा लिख सको, जो एग्जामिनर को प्रोवाइड कर सके। तो देखो फॉरेस्ट्री
और इन्वायरमेंटल साइंस, इसको मैंने दो को अलग इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इन दोनों के लिए ही कोर्स डिज़ाइन किया है। तो बाकी चूंकि बहुत स्टूडेंट अलग ऑप्शन रखे होंगे उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस में हाई प्रायोरिटी जोन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन जीएस पे बहुत रिवीजन का टाइम दे रहे हो ना अभी के टाइम में, जो कि आपका एग्जामिनेशन लग रहा है अप्रोच करने वाला है, 20-30 दिन में एग्जाम होगा, तो अगले 30 दिन में आपको ऑप्शनल पेपर पे ज्यादा कमांड करना है, उस पर पकड़ आप बढ़ा कर रखो क्योंकि 400 मार्क्स का एग्जाम है आपका ऑप्शनल का। तो फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल जो रखे हैं उस पर डिस्कशन हम अलग से करने वाले हैं, अभी करेंगे। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि आपका ऑप्शनल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो, अगर जिसने फॉरेस्ट्री को अपना ऑप्शनल पेपर बना रखा है, ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो, मैंने ये जो चार्ट बनाया उसमें क्या बनाया है, यहां लिखा है मैंने टॉपिक और एरिया फॉरेस्ट्री का, की सब टॉपिक एंड फोकस एरिया। भाई उस टॉपिक में भी जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है क्या है और इसका वेटेज क्या है, हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी। तो जिसने भी फॉरेस्ट्री रख रखा है ना उसको इन टॉपिक्स को तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो मैंने डाटा बनाया है ना ये लगभग 2-4 स्टेट्स के आरएफओ और एसीएफ के पेपर को देख के बनाया कि फॉरेस्ट्री में बार बार कौन से टॉपिक्स रिपीटेटिव नेचर के हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक से ना बार बार प्रश्न आते हैं, ट्रस्ट मी इस बार भी आएंगे। हमने जो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है ना, वो लगभग मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है, ठीक है। आपको हम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने वाले, आपको हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में भी वो भी आंसर के साथ, स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग के साथ देने वाले हैं। आप उसको पढ़ोगे, क्वेश्चंस वहीं से उठ के आएंगे। तो अगर आप फॉरेस्ट्री रखे हो ऑप्शनल पेपर में, तो आपका टॉपिक एरिया फॉरेस्ट इकोलॉजी को जब आप देखोगे, अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, तो हिंदी वाले भी उनको हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा, सो आप देख सकते हो। तो अगर आप फॉरेस्ट इकोलॉजी को देखते हो तो इसमें फॉरेस्ट टाइप, सक्सेशन पैटर्न, न्यूट्रिएंट साइकिल और फूड वेब, ठीक है, ये जो 4 सब टॉपिक है इस टॉपिक के जो अंदर आ रहे हैं, ये चारों हाई प्रायोरिटी जोन में है। इससे बार बार प्रश्न मेंस में पूछा ही गया है, सो आप इसको नोट कर लेना। फिर देखो सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा। आप लिख क्लियर हो मेरे से, सिल्वीकल्चर से क्वेश्चंस हर बार उठते हैं, इस बार भी आएगा, अच्छा खासा आएगा, ठीक है। सो सिल्वीकल्चर और मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है, प्लांटेशन टेक्निक्स आएगा क्वेश्चन, रीजनरेटिव मेथड्स, मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक ही है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। फिर फॉरेस्ट लॉज, भाई जो जो लॉज बने हैं, चाहे वो आपको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, एफआरए 2006 हो, 82, चाहे जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉज हो गए, तो ये सब आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो फॉरेस्ट्री में कम से कम, ये तो मैं आपको चूंकि ये जो लेक्चर है उसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, पर जब मैंने फॉरेस्ट्री का टॉपिक कवर किया ना, जो सब्जेक्ट सब कोर्सेज मैं दे रहा हूँ, वहाँ मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को तोड़ के आपको एक क्लियर कट आइडिया दे दिया है कि भाई हाई प्रायोरिटी जोन कौन सा है, मीडियम प्रायोरिटी जोन कौन सा है, लो प्रायोरिटी जोन कौन सा है। देखो, आप जब पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू मस्ट नो व्हाट नॉट टू स्टडी। सिलेबस काफी बड़ा होता है पीसीएस यूपीएससी का, आप अगर सब चीजों को कवर करने जाओ ना, उतनी चीजें दिमाग में रहेंगी नहीं, कंप्यूटर तो आप हो नहीं, तो क्या पता होना चाहिए आपको कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आपको ये पता चल जाए ना कि व्हाट नॉट टू स्टडी, 50% जॉब वहीं खत्म हो जाता है, दैट इज डन। तो हम जब कोर्सेज में भी डील करेंगे, जो मैं फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स लेके आया हूँ आपके लिए, उसमें मैंने क्लियर कट बता रखा है कि हाई प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, क्योंकि बाकी स्टेट को आप देखोगे, या इनफैक्ट आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी देखोगे जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री पेपर है, उसमें भी क्वेश्चंस कुछ टॉपिक से रिपीटेटिव नेचर के हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही पूछेंगे। वैसे इन्वायरमेंटल साइंस को अगर हम देखते हैं तो देखो इसमें क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज में अगर देखें हम, क्लाइमेट चेंज में तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग कॉज, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी, इससे क्वेश्चन पूछेगा। ये देखो हाई प्रायोरिटी जोन है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ मीडियम प्रायोरिटी, मीडियम भी लिखा है। अब ये देखो मीडियम टू हाई प्रायोरिटी, मतलब ये बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी में नहीं है और बहुत ज्यादा मीडियम में नहीं है, ये इन बिटवीन है, मतलब इसके भी चांसेस आने के ज्यादा है। इसमें टॉपिक क्या क्या होगा, इससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यहाँ पे आपको पूछ सकता है बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, इंडेंजर्ड स्पीसीज मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें एयर, वाटर, सॉइल, सारे पॉल्यूशन एक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कैसे करते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। फिर देखो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये जो है आपका ये मीडियम लेवल प्रायोरिटी है। क्या है, मीडियम लेवल प्रायोरिटी है। इसमें आपका फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस,
सैटेलाइट इमेजरी, ये सब आपको देखना है। लास्ट इसमें क्या है, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो EIA प्रोसेस जो आपका ये टॉपिक है, इसमें आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स, इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है, और इसका भी लेवल क्या है, प्रायोरिटी लेवल क्या है, मीडियम है। तो देखो आमतौर पे ऐसा मैंने क्यों बांटा है, ऐसा इसलिए बांटा है कि जब आप किसी ऑप्शनल पेपर को तैयार करते हो ना, तो उसके बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो उसको आप टॉप नॉच प्रायोरिटी पे ले आते हो, उसको पहले प्रिपेयर करना है। ये तरीका भी एग्जाम को टैकल करने का, ठीक है। तो जो लोग फॉरेस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस ले रखे हो, उसके लिए जो कोर्सेज है उसको भी हम बताने वाले हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं ना, उनको मैं ये बताने वाला हूं कि मेंस आंसर राइटिंग करते कैसे, ठीक है। अच्छा, कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये देखो, ये मैंने ये स्लाइड आपके लिए इसलिए बनाया था कि अगर आप RFO की तैयारी कर रहे हो और वो सब्जेक्टिव अप्रोच पे एग्जाम होने वाला है, तो बेसिकली अगर आप इस एग्जाम को शुरू से तैयारी करते हैं ना, तो आपको क्या क्या करना था। आपको NCERT 6 to 12 तक का, अगर आपने इन्वायरमेंटल ले रखा है, फॉरेस्ट्री ले रखा है, तो 6 to 12 तक का आपको NCERT पूरा पढ़ना चाहिए था। और साथ ही साथ ज्योग्राफी को भी थोड़ा टैकल करना है, क्योंकि दोनों में ज्योग्राफी एडेड है, ठीक है। ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, आप समझते हो ना, लैंड पैटर्न फॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट में हो, चाहे इन्वायरमेंटल के एस्पेक्ट से हो, ठीक है। अगर आप आपने जो तैयारी कर रखी है उसमें आप चाहते हो कि स्पेशलाइज रिसोर्स को ऐड करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करें, तो एक इन्वायरमेंटल पे PD शर्मा की किताब आती है, इन्वायरमेंटल पे PD शर्मा की किताब आती है, जो बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, फिर हम इंडियन GS की बात करेंगे। तो जो लोग बाकी दूसरा ऑप्शन रखे हो वो आप टेंशन ना लो, कम से कम मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडियन GS को भी कैसे यहाँ तैयार करना है, कितना मार्क्स उसमें लाना है, कितने क्वेश्चन को टैकल करना है। और मेंस का आंसर राइटिंग, तो भाई चूंकि सब लोग को मेंस लिखना है जो PD क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस का आंसर राइटिंग का प्रोसीजर क्या है, मुझे नहीं लगता है कि आपको यूट्यूब पे अभी फिलहाल कोई ACF या RFO के लिए मेंस आंसर राइटिंग में आपको तरीका बताया होगा। अगर बताया तो आप अच्छी बात है, मैं डिस्कस करूंगा, आप एक बार देख लेना कि आप कैसे लिखते हो, ठीक है। सो एक PD शर्मा की इन्वायरमेंटल साइंस पे बुक है, आपको वो जरूर पढ़नी चाहिए। PK गुप्ता की फॉरेस्ट्री पे किताब आती है, दोनों किताब, PD शर्मा और PK गुप्ता, इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री पे, ठीक है, दोनों की बुक आती है, जो काफ़ी अच्छी है अगर आप तैयारी कर रहे थे। क्योंकि अब तो लास्ट स्टेज आ गया है, तो ये बुक आप पढ़ना, मुझे लगता नहीं है कि आपको इतना टाइम मिलेगा, बट अगर आपने तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी कर रखी है, तो ये दो बुक, अगर कोई टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हो उसमें बनाने के लिए। रीजनल फोकस ये इसलिए था कि आप PT का एग्जाम दे रहे हो, उसमें 30 क्वेश्चन झारखंड से था, तो भाई झारखंड स्टेट का रीजनल फोकस तो आपको रखना ही होगा। और वैसे भी आप झारखंड RFO का एग्जाम दे रहे हो, तो झारखंड में जो जो पॉलिसीज स्पेशल बने होंगे, चाहे फॉरेस्ट रिलेटेड हो, कुछ स्पेशल कानून होगा अगर, या इन्वायरमेंटल चेंज को लेकर कोई गवर्नमेंट स्कीम लाई होगी, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आंसर राइटिंग वहाँ डालना है मेंस में, ठीक है। यही फिर मैंने नीचे लिख रखा था कि प्रैक्टिस एंड अपडेट्स। इसके अलावा क्या करना है आपको कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, अभी आपको मेंस देना है तो मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अब देखो स्कोरिंग स्ट्रेटेजी फॉर क्वालिफिकेशन, अगर आप मेंस में क्वालिफाई होना चाहते हो तो आप इंडियन GS में कम से कम कितना मार्क्स लाओ, ऑप्शनल पेपर में कम से कम कितना मार्क्स लाओ, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और इंटरव्यू लगभग कितना होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू के लिए यू गेट थ्रू द मेंस। तो उस पर हम बात करते हैं। देखो 100 मार्क्स का आपका इंडियन GS का पेपर है, कितना, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर है, आपको कम से कम 60 प्लस मार्क्स इसमें रखना है, कम से कम 60 प्लस मार्क्स इसमें रखना है। ऑप्शनल पेपर की बात करूं तो ऑप्शनल पेपर टोटल कितना है, 2 पेपर है, 200 का। चूंकि सिलेक्शन ऑप्शनल पेपर ही दिलाएगा आपका, तो आपको दोनों पेपर में 130 प्लस कम से कम आपको रखना होगा, 130 प्लस दोनों पेपर में, इतना आपको लाने का प्रयत्न करना है, इससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। झारखंड में जैसे आप कटअप देख रहे हो ना, चाहे JPSC कटअप देख लो, लास्ट ईयर से इस साल रेज हो गया। लास्ट ईयर जो JPSC का एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कटअप है, उसमें आप देखो जो परसेंटेज कटअप है वो रेज हो गया है। पिछले साल जिन बच्चों का सिलेक्शन 600 में हुआ तो वो भी 645 50 में चले गया है, तो भाई 40-50 मार्क्स तो कटअप में रेज हो गया है। तो और चूंकि ऑप्शनल पेपर है भाई, और अभी 400 मार्क्स का, तो आपका ऑप्शनल पेपर डैम गुड होना चाहिए, ठीक है। या कह लो दिस इज द बुल्स आई, जो इसको हिट कर दिया ना उसी का सिलेक्शन होगा। इंडियन GS में सबकी एवरेज मार्किंग होती है, आप चाहे UPSC दे लो, ठीक है, चाहे स्टेट PCS दे लो, इंडियन GS में सबकी मार्किंग एवरेज ही होती है, ठीक है। और आपका ये तो 30 जो है ये क्वालिफाइंग है।
अब बचता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कम से कम आप 30 एक्सपेक्ट करो। तो भाई कम से कम इंडियन जीएस में आपको 60 लाना है, 60 प्लस। ऑप्शनल पेपर दोनों 130 प्लस। 120-25 भी गुड मार्क्स होगा, लेकिन मैं 130 बोल रहा हूँ श्योर शॉट होने के लिए, ठीक है, टॉप नॉच में जाने के लिए। तो 130 और यहाँ आ गया 60, तेरे दोनों 26 और 60, ठीक है, 320 और ये 30, 350। तो 350 आउट ऑफ 550 आपका डेफिनेट कॉल आएगा। आप रिजल्ट में इवन इंटरव्यू भी क्लियर, इंटरव्यू में अगर ये मार्क्स मिलता है ना आपको, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शनल पेपर में कम से कम 120-25 से ऊपर ही रखे। मैं 130 बता रहा हूँ हायर साइड, लेकिन कम से कम ऑप्शनल पेपर 200 में 125-130 प्लस रखना है। 125 से कम नहीं होना चाहिए भाई, अगर आप सिलेक्शन लिस्ट में जाना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल सा चीज है कि अगर आप आरएफओ में चाहते हो सक्सेस हो जाए, तो एक फोकस बना के आपको तैयारी करनी थी, आप लोगों ने कर रखी होगी। लास्ट माउंट पे मैं सिर्फ चीजों को एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शनल पेपर या इंडियन जीएस का फाउंडेशन आपका अच्छा होना चाहिए। देखो आपका फाउंडेशन अच्छा होता है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन को भी ना अच्छे से लिख पाते हो। फाउंडेशन कहने का मतलब इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू आर एक्चुअली रीडिंग, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट, भाई वैसा टारगेट अचीव करो जो आपको आप कर सको। अब ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि 200 मार्क्स का एग्जाम है, आप सोचोगे पेपर, और मान लो मैं एक ऑप्शनल पेपर की बात करता हूँ, 200 मार्क्स का एग्जाम, आप 190 प्लस सिक्योर करने के चक्कर में जाओ और सब कुछ पढ़ डालो, होगा क्या, एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं, 190 प्लस 200 में एक पेपर में नहीं आ सकता है। तो आप वो टारगेट सेट करो जिसके लिए जो सब्जेक्ट या सिलेबस आप डिसाइड करो। जैसे मान लो पेपर 1 में आपको टॉपिक्स पता है, सिलेबस पता है, आप, मैंने बोला ना 130 प्लस सिक्योर करने की कोशिश करो, तो आप 150-160 का प्रिपरेशन करो, सब कुछ पढ़ने मत जाओ। आप अगर 150 या 160 का प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, उसमें आप 130 सही से ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी 200 के प्रिपरेशन पे नहीं जाना है। 100% तैयारी कभी किसी एग्जाम की नहीं होती है, चाहे कितना भी टाइम आपको मिल जाए, यू कांट गेट थ्रू, ठीक है। हमने जो अपना यूपीएससी लिखा, जब इंटरव्यू दिया था ना, तो हमें ही पता था कि भाई कितने पोर्शंस को पढ़ना है और कितने को छोड़ना है, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक टारगेट आप बनाओ। और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कहने का मतलब, हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल, भाई आपको यहाँ क्या करना, आपका इंडियन जीएस भी ठीक होना चाहिए, ऑप्शनल पेपर भी ठीक होना चाहिए, आप फिजिकली स्ट्रांग भी होना चाहिए, क्योंकि आरएफओ में क्या है, फिजिकल टेस्ट भी तो है। आपको जाना है, मान लो 25 किलोमीटर जाना है, वॉक करना है 4 घंटे में, और क्या क्या फीमेल्स के लिए 15 किलोमीटर है, तो आपको बॉडी भी आपका टोन्ड होना चाहिए, नॉलेज भी आपका साउंड होना चाहिए, और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, तब आप क्लियर कर पाओगे इस एग्जाम को। अब चलिए मेन बात पे आते हैं कि देखो मेंस में आंसर राइटिंग करनी कैसी, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो आइए देखते हैं, और आप समझना इसको अच्छे से, ठीक है, कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो अगर आप मेंस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं, देखो मेंस में आंसर राइटिंग ना, आंसर राइटिंग मेंस में करना एक तरीका है। आपको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ, कि जहां आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि आपको नॉलेज और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ये दोनों को सही से कंबाइन करना होगा, ये दोनों को आपको सही से कंबाइन करना होगा, ठीक है। मतलब आपका जो नॉलेज है इस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, आपको वो इफेक्टिवली प्रेजेंट करना होगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी से समझ आए, तभी वो आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करना है। और ये जो होगा, ये कैसे होगा, ये होगा थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड राइटिंग। मैं समझा रहा हूं, समझना पहले। देखो आप जब मेंस का पेपर लिखते हो ना, तो वहां आपको अप्रोच क्या फॉलो करना है कि आपका नॉलेज और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ये दोनों साथ में आना चाहिए। आपको आपका विषय पे आपका ज्ञान और लिखने का तरीका, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको जो लिखना है वो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। मतलब बहुत ढंग से अच्छे तौर पे संरचित करके आपको आपका आंसर लिखना है,
रिलेवेंट होना चाहिए, जो क्वेश्चन डिमांड किया है उसके हिसाब से। क्वेश्चन में क्या पूछा है वही लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछा है, आपको कुछ और पता है। जैसे इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया क्वेश्चन ने, आपको इकोसिस्टम बस पता है तो आप लिख दिए। भाई क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था, आपने लिखा गया, तो रिलेवेंट टू द क्वेश्चन लिखना है। अ कंसाइज आंसर, कंसाइज क्यों? क्योंकि भाई आपको विद इन टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट में लिखना है, आपको एक निश्चित समय सीमा में और सब सीमा में बंद के लिखना है। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो आंसर राइटिंग में इस तरह का अप्रोच होना चाहिए। अब मैं आपको सिस्टमेटिक प्रोसीजर से बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ कि फॉलो क्या करना है। ये तो मैंने बस आपको एक आइडिया दिया कि देखो आंसर राइटिंग में जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। अब मैं आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चंस देके समझाऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन में लिखना कैसा है। और ये आगे का जो भी मैं अभी बोलने वाला हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप लोग सब कहीं नोट करो, इस बात को समझो, लिखना भी इसी प्रकार से, ताकि आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो इसके लिए ना आपको, चाहे आप कोई भी पीसीएस लिख लो या यूपीएससी लिख लो, कोई भी स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे आप कोई पीसीएस एग्जाम लिख रहे हो या यूपीएससी लिख रहे हो, सब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, सब एक ही तरीका फॉलो करते हैं, और वो तरीका आपको समझ में आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है, मैं समझा रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूंगा लेकिन हिंदी में रूपांतरित कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आंसर राइटिंग मीन्स में आपको लिखने कैसे है, तो देखो इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन, मतलब प्रश्न जो आपको पूछा गया है उस पर आपको आपकी समझ होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ोगे। फिर आपका आएगा स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, अभी हम बताएंगे इसका मतलब क्या है और इसमें लिखना क्या क्या है। तीसरा पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हो वो क्लियरली दोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली। और चौथा, कंक्लूजन या कंक्लूडिंग इफेक्टिवली। तो देखो कोई भी अगर आप आंसर राइटिंग मेंस में करते हो तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या क्या जाना चाहिए, पहले वो समझो, लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप पढ़ के पहले समझोगे क्वेश्चन को कि उसमें की टर्म्स क्या क्या है, या क्वेश्चन का कोर डिमांड क्या है। कोर डिमांड कहने का मतलब क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो आप सबसे पहले की टर्म्स या कोर डिमांड को समझोगे। इसके अलावा आप समझोगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे है, एक्सप्लेन बोला है, व्याख्या करे बोला है, कि डिस्कस बोला है, चर्चा करने के लिए आपको बोल रहा है, कि आपसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, या डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, अंतर बताने के लिए बोला है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसमें सबसे पहले की टर्म्स देखने की पूछा क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है, और एक्सप्लेन, डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट, डिफरेंशिएट, ये सब जो क्वेश्चन में रहेंगे ना, तो ये आपको क्यों जानना है, बिकॉज दिस विल डिसाइड द टोन एंड डायरेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन। कि आप आंसर जो लिखोगे उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, आप समझना पहले। देखो मेंस आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, अगर आप अच्छे से लिख रहे हो ना, आपको बहुत कुछ आता है, आपका नॉलेज अच्छा है, बट आपको लिखने नहीं आता है। एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है कि भाई आपका जो नॉलेज है उस तक पहुंच ही नहीं रहा है, मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो समझना, ध्यान समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिला, आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, की टर्म्स को पकड़ने के, उसमें की टर्म्स मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मान लो डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिफरेंशिएट विथ समथिंग दे दिया, तो इकोसिस्टम इज योर की टर्म। डिफाइन बोला है, डिस्कस बोलेगा, इवैल्यूएट बोलेगा, क्रिटिकली एग्जामिनेशन, क्रिटिकली इवैल्यूएट बोलेगा, एक्सप्लेन बोलेगा। आपको इन चीजों को देखना है। अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भाई हमारा की टर्म्स क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कोर डिमांड क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, हमें स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, हमें क्वेश्चन यहां से हमें पढ़ के समझ में आ गया,
इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, एक रफ आउटलाइन मैप अपने को दिमाग में तैयार कर लेना है कि आप हमको क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। अब क्वेश्चन में लिखना है, और जो क्वेश्चन लिखने का तरीका उसमें क्या क्या होता है, एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसका कैसे हम बॉडी को फ्रेम करते हैं इसको समझो। देखो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स में तीन चीजें आती है। पहला आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, दूसरा आता है बॉडी, और तीसरा आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपका, हम एक तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे, दूसरा देखेंगे बॉडी को, तीसरा कंक्लूजन। तो भाई स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्या है कि इससे आपका मेन आंसर फ्रेम हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया की टर्म्स क्या है या डिमांड क्या है। जैसे ही की टर्म आपने पढ़ा उसको आप डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में, की टर्म को आप एक्सप्लेन करोगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या देते हो, यहां पे आप की टर्म को डिफाइन करते हो या कोई करंट इशू या इवेंट जो इस की टर्म से जुड़ा हुआ है आप उसको साथ में लिख के बॉडी का इंट्रोडक्शन बनाते हो, मतलब बॉडी का नहीं आंसर का इंट्रोडक्शन बनाते हो, ठीक है। फिर आता है बॉडी, ये आपका आंसर का मेन पार्ट होता है। अगर आप आंसर लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देखना है, की टर्म्स या कोर डिमांड, क्वेश्चन पूछ कह रहा है तो की टर्म्स जो है उसको डिफाइन कर दो। अगर कोई करंट इशू या इवेंट उससे जुड़ा हुआ चल रहा है तो आप उसको साथ में ही इंट्रोडक्शन में ही लिख डालो। तो आंसर जो बन रहा है ना उससे सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपका बॉडी, बॉडी जो होता है ना वो आंसर का मेन पार्ट होता है। अब देखो बॉडी आपको ऐसी लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन का मेन जो चीज है ना वो इस बॉडी के अंदर रहेगा, तो आपको इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखना है, बहुत सिंपल फॉर्मेट में लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। तो आप जब बॉडी लिखते हो ना तो आप क्या करते हो, बॉडी को डिवाइड करते हो हेडिंग्स में, हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, बुलेट पॉइंट्स में। अब देखो मुझे बॉडी को हेडिंग, सब हेडिंग्स या बुलेट पॉइंट्स में क्यों लिखना है, ताकि एग्जामिनेशन को, जो एग्जामिनर है जो आपका कॉपी चेक करेगा, इवेलुएट करेगा, उसे क्लैरिटी से आपका आंसर समझ में आए। तो आप जब बॉडी या मेन आंसर के पार्ट को लिखो, जैसे मानो डिमांड, आप डिमांड को पुट अप करने जा रहे हो, जैसे आपको बोल दिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, तो आप इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक को लिख रहे हो तो हेडिंग बना दो, ठीक है। अब आप उसमें मेन हेडिंग बना दिए, फिर बुलेट पॉइंट करके आप कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके लिखो, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा चीजों को। मैं भी एग्जाम्पल पे दे के आपको एक आंसर लिख के बताऊंगा लिखना कैसे है। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है आपका, कंक्लूजन होता है कि आप जो भी अपना आंसर बनाए, इंट्रोडक्शन बॉडी लिखे, उसको आप कंक्लूड करने वाले। तो कंक्लूजन क्या होता है, आपका राय, आपका अपना राय इस टॉपिक पे, वो भी आपको इस तरह से लिखना है कि आपने आंसर में जो भी लिखा है, योर कंक्लूजन शुड टाई एवरीथिंग टुगेदर, कि भाई सब कुछ को बांध ले, ठीक है। आप इसमें स्कीम्स, कुछ ऐसे स्कीम्स होंगे जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा, आप उसको डाल के कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप उस पर अपनी राय दे सकते हो। तो कोई भी आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करने जाते हो तो आप तीन चीजों का ध्यान रखते हो, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भाई मैंने कंक्लूजन का बात किया, अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर दी जो इंट्रोडक्शन में जाएगा, और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स की बात कर दी जिसमें आपका बॉडी आ जाता है। ये प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली, ये क्यों है, आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करते हो ना तो आपका इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली जाना चाहिए। और इंफॉर्मेशन अच्छी से डालने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। इसको थोड़ा मिटाता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन मिला, आपने क्वेश्चन को दो बार पढ़ा, आपने की टर्म्स को पकड़ा, कोर डिमांड क्वेश्चन का समझ लिया, फिर आप स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करने गए। उससे पहले आपने दिमाग में एक रफ आउटलाइन में एक मैप बना लिया, माइंड मैप आप सेट कर लिए, हमें क्वेश्चन में ये चीजें लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने की टर्म को एक्सप्लेन किया, फिर आप गए बॉडी में। बॉडी में आपको क्या करना है, आपको हेडिंग, सब हेडिंग या बुलेट्स बना के आपको जो क्वेश्चन में डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछा है, आपको जो आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड। ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ पूछा, आपको बस वो टर्म से जुड़ा हुआ बहुत चीजें पता थी, आपने डाल दी। भाई एग्जाम में क्वेश्चन क्या डिमांड करा, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपका नॉलेज वहां इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आपने अपना इंफॉर्मेशन डाला, बॉडी आपने फ्रेम करी। अब जो इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो उसको कितना क्लैरिटी से डालोगे, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तीन चीजें और ध्यान में रखनी है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। फैक्चुअल डाटा को यूज करो, फैक्चुअल रिलेवेंट डाटा को आपको यूज करना है, रिलेवेंट डाटा। इसमें आप क्या डाल सकते हो, फैक्ट डालो, कोई डाटा है उसको डालो, कोई एग्जाम्पल है उसको डालो, कोई रिपोर्ट है उसको डालो, ठीक है।
कोई आर्टिकल उसको डाल सकते हो, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट है उसको डाल सकते हो। तो इन चीजों को डाल के आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो। फिर दूसरा इस बात को ध्यान देना, विजुअल ऐड रखना है क्वेश्चन। विजुअल ऐड करने का मतलब आपको आंसर, आपको उत्तर इस प्रकार से लिखने हैं जो देखने में बहुत अच्छा हो, देखने में अच्छा हो और अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आप वहां डाल सको। उसके लिए आप क्या करोगे, विजुअली देखने में अच्छा हो क्वेश्चन। वो कैसे अच्छा होगा भाई, आप मैप डालो, आप डायग्राम डालो क्वेश्चन में, आप फ्लो चार्ट का यूज करो, समझ रहे हो। आप इस तरह से अपने आंसर्स को अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। फिर है आपका एडहेयर टू, तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, एडहेयर टू टाइम एंड वर्ड। देखो हर क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है ना, उसका एक शब्द का सीमा है कि भाई इतने शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और टाइम का भी सीमा। अगर आप ऐसे ही लिखते चले जाओगे, जब आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं करोगे, लिमिट नहीं करोगे अपने वर्ड्स पे, टाइम का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको तो भाई 3 घंटे में इतने प्रश्न लिखने हैं, आपको सारे प्रश्नों पे इक्वल टाइम देना होगा। 2-4 मिनट कम में से किसी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, पर लगभग आपको एवरेज सारे क्वेश्चंस को इक्वल टाइम देना होगा। तो एडहर मतलब आपको बंद के लिखना है। बंद के मतलब आपने जो क्वेश्चन को पढ़ा था, आप इंट्रोडक्शन गए लिखने, आपने बॉडी लिखा, कंक्लूजन लिखा, ये तीनों पार्ट को लिखना है। इसमें आपको जो फैक्चुअल डाटा है उसको आपको ऐड कर देना है। विजुअल ऐड में आप मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट इसको डाल सकते हो। अब एडहेयर टू टाइम कहने का मतलब आपको भाई एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन टैकल करने हैं। तो अगर आपको शब्दों पे सीमा नहीं होगा, आप टाइम फ्रेम में नहीं लिखोगे, तो आप अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकते हो। तो आपको हमेशा अपने वर्ड्स पे, और जो पॉइंट आप डाल रहे हो उतने ही वर्ड्स में वो चीजें आ जानी चाहिए, और एक लिमिट टाइम में लिखना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आप जब इतनी बातों का ध्यान रखते हो ना, देखो मैंने क्या बोला, सिस्टमेटिक प्रोसेस है भाई। मेंस आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, आपको लिखने आना चाहिए, वरना आपका नॉलेज कोई मैटर नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, पहले टॉपिक को, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप की टर्म्स को पकड़ लो, कोर डिमांड क्वेश्चन का समझ लो भाई क्या है, समझ गया। फिर हम एक रफ आउटलाइन मैप बनाए दिमाग में कि हमें लिखना है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। इंट्रोडक्शन में की टर्म को डिफाइन कर दिए, ठीक है। फिर बॉडी में गए, बॉडी को अच्छा सजा के लिखना है आपको, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट में डालना है। उसमें भी बॉडी, क्वेश्चन का मेन आंसर क्या होता है, बॉडी होता है, मेन पार्ट जो है बॉडी है। तो बॉडी को अच्छे से लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप इन सब चीजों का यूज करोगे। फैक्चुअल डाटा डालोगे उसमें, फैक्ट, डाटा, एग्जांपल, आर्टिकल, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये सब डाल सकते हो। क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बहुत सुंदर दिखे, इसके लिए आप मैप का यूज कर सकते हो, डायग्राम का यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है, साइकिल का यूज कर सकते हो। फिर आपको बंद के टाइम एक निश्चित समय सीमा और वर्ड सीमा में लिखना है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। जब आप इतनी चीजों का ध्यान रखते हो ना, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो अगली बार अगर आप लोग सब, चूंकि प्रिपरेशन काफी हद तक आपकी हो चुकी है, सो अब जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे ना, तो इस प्रोसेस को फॉलो करना। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट अप्रोच, यू शुड राइट योर आंसर। इसी तरह से आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझना इस चीज को। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विथ सुटेबल इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम बताते हैं की टर्म्स पकड़ना, कोर डिमांड क्या है। अब मैंने आपको यहां बोल रखा है, ध्यान देना, मैंने आपको यहां बता रखा है अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि एक्सप्लेन, डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट, डिफरेंशिएट, ये पूछा क्या है। क्योंकि जैसे आप इसको देखते हो ना, इट विल गिव यू द टोन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द आंसर, कि आपको जाना किस तरफ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई डिफरेंशिएट करो, अंतर बताओ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट विथ सुटेबल इलस्ट्रेशन, ठीक है। कि भाई हमें अंतर बताओ, ये फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है एनवायरनमेंट के। तो पहले की टर्म क्या हो गया हमारा, की टर्म हो गया एनवायरनमेंट, दिस इज माय की टर्म, ठीक है। चलो यहां जो लिखा पहले इस स्टेप को बताते हैं, फिर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बस आपको समझाने के लिए बना दिया है। डीकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को तोड़ो पहले समझने के लिए सही से। देखो इसमें डायरेक्टिव क्या है, पूछा क्या है, डिफरेंशिएट। पहले ये पकड़ में आ गया भाई, डिफरेंशिएट करना है। इट मींस यू नीड टू हाईलाइट द डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट। देखो की टर्म यहां हो गया इन्वायरमेंट, दो कंसेप्ट जो आपको मिले, की कंसेप्ट यहां गया फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, दो की कंपोनेंट यहां मिल गया, की कॉन्सेप्ट मिल गया, की टर्म आपको मिल ही गया है। और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, डिमांड डिफरेंस जाना उसको, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन का डिमांड है वो इन दोनों का डिफरेंस है, फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट का। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट में चला गया। अब हम दोनों को एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, किस किस बेसिस पे करेंगे वो भी मेंशन करेंगे।
ठीक है। फिर हम अपना जो आंसर लिखना है उसके स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे। स्ट्रक्चर आंसर लिखने के लिए मैंने क्या बताया, पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, फिर आप बॉडी लिखते हो, फिर आप कंक्लूजन लिखते हो। हम उसी फॉर्म में चलेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन में जब हम उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम पहले इन्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे। चलो हमने इन्वायरमेंट को डिफाइन कर दिया। फिर हम बॉडी पे जाएंगे और क्या करेंगे कि ये जो दो कोर कंसेप्ट है फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इनका डिफरेंशिएट करेंगे, एक टेबुलर फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करके आंसर बताएंगे, लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। देखो मैंने कैसे लिखा है, मॉडल आंसर मैंने तैयार किया आपके लिए। पहले हम इन्वायरमेंटल को डिफाइन करेंगे, इन्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड कंडीशन दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल जो है मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल कंपोनेंट और एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट आपका क्या होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है। और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, वो क्या है आपका लिविंग कंपोनेंट है। अब देखो मैंने क्या किया की डिफरेंस लिखने के लिए एक टेबल बना लिया ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे। ये रहा हमारा पहला कोर कंसेप्ट फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल कंपोनेंट। अब ये बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख दिया हमने। पहला हमने डिफिनेशन पे दोनों को डिफरेंस क्रिएट किया कि डिफिनेशन क्या है। ठीक है। तो आपको पता है फिजिकल कंपोनेंट में क्या होता है, सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हमारे इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, सब के सब, चाहे सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, सब। ठीक है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या हो गए, सारे लिविंग कंपोनेंट जो सजीव हैं। ठीक है। फिर मैंने इकोसिस्टम में रोल पे इनको डिफरेंशिएट किया। फिर एनर्जी पे देखो, फिजिकल जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब आप अगर इको इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हो, फॉरेस्ट्री के भी होगे, यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो हमने देखो इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, डिफिनेशन पे, रोल ऑफ इकोसिस्टम पे, एनर्जी पे, और एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है। अब देखो फिर इलस्ट्रेट कर दिया हमने। इलस्ट्रेशन में आपको क्या देना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे मैं जब इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो हमने क्या किया, एक इकोसिस्टम ले लिया। मैंने मान लो मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लिया। अब उसमें हम बताएंगे कि उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसे मान लो वहाँ का वेटलैंड मार्सी सॉइल हो गया, सलाइन वाटर हो गया, ये सब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब किस में चले जाएंगे, फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट में चले जाएंगे। और वहाँ के जो वृक्ष हो गए, क्या कहते हैं, पक्षी हो गए, टाइगर्स हो गए, फिश हो गए, वो सब किस में चले जाएंगे, लिविंग कंपोनेंट में। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे देके बता दिया कि सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम लेते हैं अगर इकोसिस्टम का एग्जांपल, तो इसमें सलाइन वाटर, मार्सी सॉइल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये चला जाएगा फिजिकल कंपोनेंट में। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, ट्रीज, रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और बहुत सारे स्पीसीज जो रहते हैं उसमें, वो सारे हो जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट में। तो ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, ये मैंने आपको बता रखा है। देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि आप बॉडी में जब डालते हो तो हेडिंग सब हेडिंग नहीं, मैंने एग्जांपल्स का बात कहाँ करी है, यहाँ देखो फैक्चुअल डाटा या रिलेवेंट डाटा, क्वेश्चन जुड़ा हुआ। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा ना, फैक्ट, डाटा, एग्जांपल, आर्टिकल, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो आप एग्जांपल डाल के क्या किया आपने, इस क्वेश्चन से रिलेवेंट एक एग्जांपल डाल दिया, जिससे क्वेश्चन का उत्तर जो है और अच्छा लगेगा। ठीक है। मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताया ना, अगर आप सही से आंसर लिखोगे ना, सब कुछ इसी के अंदर क्लब हो जाएगा। ठीक है। सो हमने क्या किया कि भाई सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट को अपना इकोसिस्टम मान लिया और उसमें हमने डिफाइन कर दिया चीजों को। उसके बाद हमने एक डायग्राम दे दिया। देखो बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट का। हमें पता है इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट के लिए फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों जो है, दोनों का अपना इंटरडिपेंडेंस है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया, आप देख रहे हो ना, दिस इज एटमोस्फेयर, दिस इज बायोस्फेयर, दिस इज हाइड्रोस्फेयर, दिस इज लिथोस्फेयर। आपको पता है भाई हाइड्रोस्फेयर क्या है, जो जल से, जितना भी जल है हमारे पृथ्वी पे। अब आपको पता है कि भाई वाटर इवेपोरेट किया, क्लाउड बना, रेन बन के बरसा, तो वो सॉइल लिथोस्फेयर के लिए नीडेड था। पानी भाई प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, तो ये दोनों पे जरूरी है। ठीक है। एटमोस्फेयर, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, गैसेस बनते हैं, वो किसके लिए जरूरी है भाई, प्लांट्स के लिए भी जरूरी है ना। क्लाइमेट को भी वो भी इम्पैक्ट करता है। मान लो बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, गैसेस आ गया, सनलाइट को क्या करेंगे, बार्ड कर देंगे, रोक लेंगे। अब सनलाइट अगर पृथ्वी तक नहीं आएगा, कितनी चीजें बदल जाएंगी, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अब लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर सॉइल। अब अगर सॉइल नहीं मिलेगा तो क्या यहाँ जो हमारा पेड़ है वो ग्रो करेगा, नहीं करेगा। एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, ट्रीज लेता है अपना फूड बनाने के लिए। अगर वो नहीं लेगा तो क्या ट्रीज अपना खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। बात समझ रहे हो। तो देयर इज एन इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो आपको कंक्लूजन में ये चीज लिख देना, मैंने लिख रखा, देखो
देखो मैंने क्लियर लिख रखा है, मैंने लिख दिया कंक्लूजन में कि बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट आर डीपली इंटरकनेक्टेड, कि दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कंक्लूजन लिखने का तरीका हुआ। मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्वेश्चन में जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें आप अपना राय रखोगे, आप चीजों को एडअप करोगे ताकि दोनों जुड़ जाए। The survival and functioning of the biological component are entirely dependent on the natural and balance of the physical component, कि अगर physical component नहीं होंगे तो biological component भी survive नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कंक्लूजन में, आप चाहो तो कोई स्कीम्स, पॉलिसीज, इश्यूज को भी डाल के अपना कंक्लूजन बना सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट दिस इज द वे यू शुड राइट ए आंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जहां से आपको स्टार्ट करना, बॉडी जिसमें आपको मेन पार्ट लिखना है क्वेश्चन का, जो कोर डिमांड है क्वेश्चन का वो लिखना है। यहाँ डिमांड क्या था, डिफरेंशिएट करो, की टर्म क्या था, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब कंक्लूजन, भाई जो टॉपिक उसको जोड़ दो पूरा। भाई जैसे हमने जोड़ा बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट, हमने बता दिया कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये डायग्राम दे दिया ताकि क्वेश्चन हमारा और भी सुंदर लगे। ठीक है, अब चाहो एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग का पूरा दिमाग में फ्रेम हो जाए कि लिखना कैसे है। ठीक है, इसको देखते हैं, जल्दी से देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पोजेस वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जामिन द कॉजेज एंड कंसीक्वेंस ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड डिस्कस द मेजर इंटरनेशनल नेशनल एफर्ट मेड टू एड्रेस इट। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बारे में पूछा है, पोजेस वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है ना वो थ्रेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आप लोग को पता होगा कि ऐसे हमको ऐसे अपना डेवलपमेंट करना है कि नेचुरल रिसोर्स को उतना इंपैक्ट ना हो, फ्यूचर जनरेशन को वही मिले जो आज है, इन ए सिंपल टर्म। ठीक है भाई, आपको इस तरह डेवलपमेंट कभी नहीं करनी है कि आज जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास है वो डिप्लीट हो जाए, हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको मिले ही नहीं। तो आपका डेवलपमेंट आपके इन्वायरमेंट को इंपैक्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, आपको इन्वायरमेंट को बचाते हुए अपना डेवलपमेंट करना है। आज जो एयर की प्योरिटी है, जो आज जो वाटर का प्योरिटी लेवल है, ये सब वैसे ही मेंटेन रखना है। तो सस्टेनेबल मतलब चलते रहना चाहिए, फ्यूचर प्रेजेंट को इतना बुरा तरह से यूज नहीं करना है कि फ्यूचर में कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, चलो उतना समझ आपको। तो बोल रहा बताओ कैसे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है ना वो थ्रेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एग्जामिन द कॉज एंड कंसिक्वेंस, कॉज एंड कंसिक्वेंस दो चीज पकड़ में आ गया। क्वेश्चन का डिमांड, कोर डिमांड क्या है, कॉज और कंसिक्वेंस बताओ, साथ ही साथ डिस्कस द मेजर इंटरनेशनल एंड नेशनल एफर्ट। अब देखो इसने पहले इंटरनेशनल बोला है फिर नेशनल बोला है, तो भाई जो जैसे बोलेगा आपको वैसे ही लिखना है, ये नहीं कि पहले नेशनल डाल दो फिर इंटरनेशनल डाल दो। क्वेश्चन जैसे पूछता आपको आंसर उसी तरह से लिखना है, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखो इसमें की टर्म क्या था, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। हमने इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को डिफाइन कर दिया। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या है कि भाई आप जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड करते जा रहे हो ना थ्रू बैड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यही इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है। जिसमें आप देख लो, आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, सॉइल इरोजन हो रहा है, एयर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल की क्वालिटी, हमारे आसपास जो वातावरण है उसका जो क्वालिटी है वो घटता जा रहा है। तो हमने की टर्म क्या पकड़ा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया, ये बना दिया। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था आपको क्या करना है, या तो की टर्म या जो करंट इशू या इवेंट कुछ उससे जुड़ा हुआ है आपको उसको भी इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, मैंने बोला है यहां पे, ध्यान दो। ठीक है, ये की टर्म जो है ना इसमें आप इशू या जो करंट इवेंट है उसको आप लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने लिख दिया यहां पे, कहता है आईपीसीसी AR6 report 2023 warns that unchecked degradation could push several ecosystem beyond irreversible tipping point. What does it mean? What is IPCC? IPCC AR6 Intergovernmental Panel on Climate Change। ठीक है, उसका जो आपका 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो ये बताता है कि ये आपको पता है 21 से 23 में बहुत फेजेस में हुआ है, ये जो आईपीसीसी जो है बहुत फेजेस में हुआ है। तो भाई ये बता रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम है, आप लोग जैसे ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम है जो अपने टिपिंग पॉइंट पे है, उसके बाद उसको हम उस इकोसिस्टम को रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे, उसके एक्चुअल स्टेज में फिर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, टॉपिक है की टर्म को पकड़ा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इसमें कुछ करंट इशू
या इवेंट है उसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। करंट स्कीम्स अगर कुछ है या इवेंट उससे जुड़ा हुआ टर्म्स, जो की टर्म से जुड़ा हुआ, आप उसको उसमें ऐड करके इंट्रोडक्शन बना सकते हो। फिर हम चले गए क्या चीज पे, बॉडी बनाने के लिए। भाई बॉडी में हमने देखा कि कोर डिमांड क्या है, तो भाई कॉज एंड कंसिक्वेंस है। तो कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखो हमने हेडिंग बनाया, फिर हमने सब हेडिंग बनाया, सॉरी हमने हेडिंग बनाया, उसके बाद हेडिंग में जो कॉजेज है उसको हमने 1 2 3 4 पॉइंट करके या बुलेट बना के भी आप दे सकते हो। तो हमने 5 6 जो है उसमें कॉज दिखा दिए, अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो हो सकता है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, हैबिट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज और वीक इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ये 6 का 6 कॉज में हमने डाल दिया। हमने बॉडी का हेडिंग तैयार किया। मैंने आपको बोला है कि बॉडी जब आप बनाओ, जब आप आंसर लिखो तो आप क्या करो, मैंने आपको बोला है कि बॉडी को आप फ्रेम करते हो तो हेडिंग सब हेडिंग बना के बुलेट्स बना के पॉइंट डाल सकते हो, उससे क्वेश्चन का आंसर अच्छा दिखता है। देखो आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो यहाँ पहले कॉजेज पूछा था, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, तो हमने पहले कॉजेज दिया, फिर हम कंसिक्वेंस पे गए। सेम टाइप से देखो बुलेट बना के मैंने दिया है ना, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। फिर बोला था कि साथ ही साथ डिस्कस द इंटरनेशनल एंड नेशनल एफर्ट जो जो लिया गया है। तो भाई इंटरनेशनल एफर्ट पे चलते हैं हम पहले। यूएनएफसीसी, यूएनएफडब्ल्यूसी एंड पेरिस एग्रीमेंट, इसके बारे में डाल दिया हमने। सीबीडी के बारे में हमने डाल दिया था। इसके अलावा यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो यूएनडब्ल्यूसीडी है, इसके बारे में डाल दिया। एसडीजी के बारे में डाल दिया। जो भी इंटरनेशनल एफर्ट डाले गए हैं क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, या इस तरह के जो क्वेश्चन में डिमांड किया है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल पे ही जो है उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेशनल एफर्ट इंडिया में क्या क्या डाले गए हैं, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क देखो, इसमें भी हमने क्या किया है, हमने हेडिंग बनाया, बुलेट पॉइंट से हमने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द राइट वे। तो हमने नेशनल एफर्ट भी डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई कंक्लूजन कैसे करता है। देखो मैंने कंक्लूजन में क्या डाला है, देखो टर्म क्या था, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, हमने पूरी चर्चा करी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता क्या है, ठीक है। फिर हमने बताया उसके कॉजेस क्या क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट्स में क्या है, एफर्ट क्या क्या लिए हमने बता दिया। कंक्लूज हमने देखो कैसे किया है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रिफ्लेक्ट सिस्टमैटिक इंबैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड कंजर्वेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या, एक सिस्टमैटिक इंबैलेंस को दिखाता है कि भाई आप एक तरफ डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, आप इन्वायरमेंटल को नुकसान पहुंचा के डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये एक सिस्टमैटिक इंबैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। इफेक्टिव मिटिगेशन डिमांड्स एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, साथ ही साथ हमने क्या दिखा दिया इसमें, हमने इसमें लिखा कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या चीज को दर्शा रहा है कि भाई आप ग्रोथ कर रहे हो लेकिन सारे निगेटिव इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट के बेसिस पे कर रहे हो, जिससे इन्वायरमेंट की क्वालिटी घट रही है। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था कि आप चाहो तो गवर्नमेंट के स्कीम या कोई इशू को भी यहाँ पे डाल के कंक्लूजन में लिख सकते हो, आप अपनी राय दे सकते हो कि हाँ ये चीजें, मान लो जैसे हमने लिखा ना यहाँ कि बहुत सारे एफर्ट डाले गए थे, ये सीबीडी एफर्ट हो गया, पेरिस वाला हो गया, तो जो जो चीज है हमने देखो इसको यहीं पे कंक्लूड इस तरह से किया है कि इफेक्टिव मिटिगेशन डिमांड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, साइंस ड्रिवन पॉलिसी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ग्रीन ग्रोथ पैराडाइम, इन चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी हम इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। साथ ही साथ देखो हमने क्या कर दिया, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में मैंने बता दिया कि अलाइनिंग इंडिया डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी विद लाइफ प्रिंसिपल एंड पेरिस प्लस सीबीडी टारगेट इज क्रूशियल टू अचीविंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। एक क्या बोलता है, एक आपको बोलता है कि भाई जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है भाई उसको हमको देखना है, ठीक है, उसको कम रखना है। दूसरा आपका लाइफ क्या है, बेसिकली लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमें वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, सिर्फ अपने लिए नहीं देके चलना है, हमें वो सारे काम करने हैं जो इन्वायरमेंटल के प्रोस्पेक्ट से भी अच्छे हैं। तो हमने कुछ एफर्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लिए गए थे उन सबको कंबाइन करके इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बारे में बताया कि अगर हम इन चीजों को करेंगे, ये कंक्लूजन आपकी राय है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हम इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड राइट एन आंसर, ठीक है। तो ये देखो मैंने अगले 30 दिन आपकी तैयारी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कोर्सेज बनाए हैं आप लोग के लिए, जो इंडियन जीएस, इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट्री के लिए कोर्सेज हैं, और सारे के सारे मेंस के टेस्ट सीरीज हैं। ये सारे के सारे आपको 15 तारीख से कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स है। अब देखो इन कोर्सेज में आपके लिए क्या जरूरी है, और इस लास्ट 30 डेज में आपको इस कोर्सेज में लेके क्या आया हूँ। देखो इन्वायरमेंटल साइंस में अभी सिलेबस को हम थ्रू आउट नहीं पढ़ा सकते हैं, और अभी जरूरत भी नहीं है बिकॉज एग्जामिनेशन अप्रोच कर गया है।
तो हमने क्या किया, देखो तैयारी का दो तरीका है, या तो आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लो उसके बाद आप आंसर लिखने जाओ, या आप टॉपिक उठाओ उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको बनाओ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते निकल जाओ। हमने इन्वायरमेंटल साइंस में जितने भी टॉपिक्स थे उससे जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन निकल के आ सकते थे वैसे हमने 70 से 75 क्वेश्चंस निकाले हैं, प्रायोरिटी जोन डिसाइड करके क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका सारा का सारा आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग भी आपको साथ ही मिल रहा है। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस का जो कोर्स है उसमें आपको 70 हाई क्वालिटी आंसर विथ 70 हाई क्वालिटी क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलने वाले हैं, जो कि 25 से 30 घंटे के वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो आपने जिन लोगों ने भी तैयारी कर रखी है 25 से 30 घंटे का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन मैं लेके आऊँ ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आपके लड़ेंगे यहाँ से। एनवायरमेंटल साइंस में क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, आएगा तो इसी 70-75 क्वेश्चन से आएगा जो हम निकाल के आपको दे रहे हैं। इसी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, टूट के छोटा बिट बड़ा बिट बनेगा, पर आएगा सब कुछ यहीं से। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस का पूरा क्लास मैंने ही लिया है, तो 15 तारीख से आपको वीडियोस मिलेंगे। मात्र 25-30 घंटे का वीडियो है। जो लोग भी तैयारी किए हो, अगर आपने तैयारी कर लिया है तो हम क्वेश्चन का आंसर ही आपको दे रहे हैं। आपको क्या करना है, उन सबको एक बार तरीका देख लेना है कि भाई क्वेश्चन को लिखा कैसे गया है, जो पॉइंट्स आपके नहीं होंगे उन पॉइंट्स को आपको ऐड कर लेना अपने आंसर राइटिंग में। तो इन फॉरेस्ट्री के लिए भी हमने लगभग यहाँ 70 लगभग 82 क्वेश्चन तक जाएगा। फॉरेस्ट्री के लिए हमने लगभग 100, मुझे सही से याद नहीं है, पर 115 क्वेश्चन के आसपास निकाला है, चूंकि फॉरेस्ट्री का सिलेबस इन्वायरमेंटल साइंस से बड़ा है। और वैसे ही इंडियन जीएस को देखा जाए तो हमने इसमें लगभग आपके 100 टॉप नॉच क्वालिटी क्वेश्चंस निकाले हैं, जो आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 कोर्स आप देख रहे हो ना, ये आरएफओ के लिए हमने स्पेशल कोर्स निकाला है। इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान के लिए, फॉरेस्ट्री वन विज्ञान के लिए और इंडियन जीएस भारतीय सामान्य अध्ययन के लिए, जिसमें आपका जो सिलेबस है उसमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी जोन के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन विद आंसर आपको एक वीडियो लेक्चर्स में मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, सारे वीडियो लेक्चर्स को देख लेना है। एक तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, और आंसर जो है हमने सारे क्वेश्चन का आंसर भी लिख रखा है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश का मिल जाएगा। आपको इस कोर्स में जरूर जुड़ जाना है, बिकॉज प्रश्न यहीं से आएंगे। आप बाकी जो भी पढ़ाई आपने कर रखी है अच्छी बात है, रिवीजन करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन ही मिल रहे हैं और इसके आंसर। और ये दोनों लेक्चर्स मेरे ही द्वारा लिया गया है। तो लगभग फॉरेस्ट्री में आपको 30 से 40 घंटे का लेक्चर मिलेगा, 100 के आसपास आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। मेंस के हिसाब से मैंने आंसर भी लिख रखा है। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, मैं सबको डिस्कस कर दूंगा। आपको बस समझ लेना है, आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और उसी तरह से आंसर लिख देना है। तो आप चाहे इंडियन जीएसए कोर्स में जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस 2499 है। एनवायरमेंटल साइंस का प्राइस 2999 है। और चूंकि फॉरेस्ट्री का सिलेबस काफी बड़ा था, ठीक है, तो ये 3499 है। ज्यादा देर का आपका कोर्स भी नहीं है, 30-40 घंटे हार्डली। देखो फॉरेस्ट्री जो है 30 से 40 घंटे में कवर हो रहा है, एनवायरमेंटल साइंस 25 से 30 घंटे और इंडियन जीएस भी 30 से 40 घंटे में कवर होगा। तो आपको क्या मिल रहा है कि मेंस का एग्जाम अप्रोच करने वाला है। आपको मेंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं लिस्ट दे रहा हूँ, उसका आंसर भी लिख के दे रहा हूँ और डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। तो भाई आरएफओ में अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो पढ़ाई आपको करनी होगी और यहीं से करनी होगी। मुझे पता है कि झारखंड में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ढंग का क्वेश्चन देते भी नहीं है, उनका वो लेवल भी नहीं है, वो यूपीएससी लिखे भी नहीं है कभी, ना ही पीसीएस लिखे हैं। ठीक है, तो इन सब कोर्सेज में जुड़ सकते हो। आपको इसके लिए कूपन RFO20 जो है अप्लाई करना, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपका लगभग 2200-2300 में आ जाएगा। ये कोर्स आपका लगभग, मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा, ये भी 2600-2700 में आ जाएगा और ये भी लगभग 2000 से कम में ही आ जाएगा। इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको आंसर जो मेंस में इंपॉर्टेंट है, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस में हो, इंडियन जीएस में, फॉरेस्ट्री में, उसका मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार किया आपके सिलेबस के हिसाब से। प्रायोरिटी लिस्ट को डिसाइड करते हुए 4-5 स्टेट का पेपर को देख के मैंने क्वेश्चन फ्रेम करा है, जो उसमें आपका करंट इवेंट इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। अगर मान लो आप इन्वायरमेंटल से हो तो करंट इवेंट जो है क्लाइमेट पे वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको भी क्लब कर दिया है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेगा ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेरे ही द्वारा इन्वायरमेंटल फर्स्ट क्लास लिया गया है, तो आप कोर्सेज में जुड़ो और अपनी तैयारी को मजबूत करो। ठीक है, अच्छा, आप जो लोग मान लो इंडियन जीएस लिए है, साथ में आपने ऑप्शनल इन्वायरमेंटल साइंस रखा है या फॉरेस्ट्री रखा है, तो उनके लिए भी एक क्लब करके हमने कोर्स निकाल दिया, सामान्य अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान। इन दोनों के साथ अगर आप एक साथ लेते हो कोर्स,
तो 4999 है, 20% का डिस्काउंट यहाँ भी आपको है। RFO 20 बस आपको लिखना है, कोर्स में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और इसमें आपको क्या है, ये 5499 है, जहाँ पे सामान्य अध्ययन, भारतीय सामान्य अध्ययन और फॉरेस्ट्री, मतलब 500 मार्क्स की तैयारी तो हम यहीं से करवा देंगे आपकी। इसमें भी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, एक चीज आप लोग ठीक कर लेना, ये लास्ट में 5 नहीं है 2 है, ये लास्ट में 5 नहीं है 2 है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना यार। तो ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्सेज हो गए, ये फॉरेस्ट्री के, इंडियन जीएस के, ये क्लब करके मैंने बना दिया है। जो लोग आप आरएफओ में इंडियन जीएस को इन्वायरमेंटल साइंस के साथ रखे हो, फॉरेस्ट्री के साथ रखे हो, और ये कोर्सेज हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी में इन्वायरमेंटल साइंस या फॉरेस्ट्री को जिसने ऑप्शनल पेपर बनाया है, या पूरा का पूरा आप जेपीएससी को हिंदी माध्यम में लिखने वाले हो, आपको हिंदी में नोट्स मिलेगा, एक्सप्लेन भी किया गया बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। मैं लास्ट मोमेंट पे एक कोर्स इसलिए भी लेके आया कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर तैयारी कैसे करनी है, लिखनी कैसी है। और इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स फेच के रिस्पेक्ट में। तो भाई जो ये दोनों पेपर को लिए हो ना, उनका मार्क्स अच्छा आएगा, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग इसको लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो लगभग आपको पता चल जाता है। जब एक ही पेपर को बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं ना, और एग्जामिनेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक आपके दिमाग में ना एक मैप या ग्राफ बन जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट में, इससे बार बार क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट इन्वायरमेंटल कुछ उसी तरह का है। अब जो लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके हो, अगर आपको लगता है कि मेंस के कोर्सेज में नहीं जुड़ना चाहिए, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है। मेंस का टेस्ट सीरीज इन्वायरमेंटल साइंस से 4 हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे, और ये बाइलिंगुअल होगा। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप अपना आंसर लिखोगे, आंसर लिख के हमें भेजोगे, हम चेक करके करेक्शन करके आपको बताएंगे कि आपका आंसर में क्या मिसिंग है, आपने मेंस का आंसर राइटिंग सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, आप सही प्रोसीजर फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि अगर आपने मेंस का आंसर राइटिंग सही से नहीं लिखा, मैंने पहले ही बोला है मेंस आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, अगर आपने सही से नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान के लिए आपको मेंस का टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। उसी तरह फॉरेस्ट्री का भी 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन बहुत लोग को पता ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं पता है भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने उसके लिए भी मेंस का टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश के लिए निकाला है कंबाइंड। इसमें आपको 4 पेपर इसमें मिल जाएंगे, और इंडियन जीएस के लिए 5 टेस्ट उपलब्ध है। प्राइसिंग आपको पता है 2399, 2399, 1499 और 2999, सब पे 20% का डिस्काउंट है। आपको लिखना क्या है, कोड RFO 20। कल 12 बजे के बाद से कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे, कूपन भी काम करेगा, और 15 तारीख से आपको सारे के सारे क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेंस का टेस्ट सीरीज हर एक वीक में आपको एक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, और ऐप में ही अपने आंसर को फोटो खींच के सबमिट कर देना है। हम आपके आंसर को रेक्टिफाई करेंगे, जो पॉइंट्स आप मिस करेंगे उस पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, और आपको बताएंगे कि आप क्या मिस कर रहे हो आंसर राइटिंग में, ठीक है। सो इन सारे कोर्सेज पे जुड़ जाना है, बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री और इंडियन जीएस में जो क्वेश्चन हम आपके लिए निकाल के लाए हैं ना, अगर आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर भी होगी ना, तो ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन का सेट हम यहाँ दे रहे हैं विथ आंसर ना, ऐसा आपको मार्केट में झारखंड में तो कहीं नहीं मिलने वाला है। और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% आएगा। आप एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। सो ये कोड मत भूलना, RFO 20 ये लगाना है, 20% का डिस्काउंट आपको ओवरऑल सारे कोर्सेज पे मिल जाएंगे। कल के बाद से कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे, और 15 तारीख से आपको बकायदा इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री, मुझे लगता है 15 से 20 दिन में आपको सारे कोर्सेज वहाँ दिखने लग जाएंगे। क्लासेज आपको 15 तारीख से मिलेंगे, और अगर आप चाहते हो कि RFO में सिलेक्शन हो, तो इन कोर्सेज को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन आप लोग अच्छे से तैयारी करो। उम्मीद है कि मैंने जो बोला है मेंस आंसर राइटिंग लिखनी कैसी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।